अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज के लेक्चर के अंदर हम पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर रूल्स 2025 कवर करेंगे। ये रूल्स बेसिकली पीरा एक्ट 2024 के सेक्शन नंबर 78 के अंदर बनाए गए हैं और ये 5 अगस्त 2025 को इशू किए गए थे। इसमें टोटल 38 रूल्स हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। These rules shall be called Punjab Enforcement and Regulatory Authority Operations and Procedure Rules 2025. They shall came into force immediately, मीन इनको 5 अगस्त 2025 को ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। रूल नंबर 2, डेफिनेशंस। डिपार्टमेंट मीन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। एविडेंस मीन डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल एविडेंस। इसमें रिटन और डिजिटल दोनों तरह के एविडेंसेस की बात की गई है, लाइक वीडियो फुटेज, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस एंड मेटा डाटा। मेटा डाटा बेसिकली हिडन डाटा को कहते हैं जो कि दूसरे डाटाज के साथ लिंक्ड होता है। फॉर्म मीन फॉर्म्स अपेंडेड अटैच टू दीज रूल्स। शेड्यूल 2 फॉर्म्स को डील करता है और ये हम रूल्स के एंड पे देखेंगे। रूल्स मीन पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर रूल्स 2025। शेड्यूल मीन शेड्यूल अपेंडेड अटैच टू दीज रूल्स। इन रूल्स के अंदर 2 शेड्यूल मेंशन किए गए हैं, वो हम एंड पे देखेंगे। A word or expression not defined in these rules shall have the same meaning as given in the Punjab Enforcement and Regulatory Act 2024। इसमें यह कहा गया है कि अगर इन रूल्स के अंदर कोई ऐसा वर्ड या एक्सप्रेशन आता है जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो आपने यही अज्यूम करना है कि ये ऑलरेडी पीरा एक्ट 2024 के अंदर एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो वैसे भी ये जो रूल्स हैं ये सेक्शन 78 के अंदर बनाए गए हैं, तो इसका जो 80% कंसेप्ट है वो सेम पीरा एक्ट 2024 की तरह का ही कंसेप्ट है। तो अगर आपने पीरा एक्ट 2024 को कवर नहीं किया तो ये रूल्स आपको समझ आने वाले नहीं हैं। अगर आपने पीरा एक्ट 2024 को कवर कर लिया हुआ है तो यकीन जानिए आपको जस्ट रीडिंग करने की ज़रूरत है। तो इसका कंसेप्ट सेम वही है जो कि हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। रूल 3, मीटिंग ऑफ द बोर्ड। अब बोर्ड क्या है, ये हम सारा पढ़ चुके हैं कि बोर्ड का क्या मतलब होता है। बोर्ड मीन डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाया जाता है। द बोर्ड शैल मीट एट लीस्ट वंस एवरी 3 मंथ, मतलब इनकी जो मीटिंग होगी हर 3 महीने के बाद कन्वीन होगी। इस स्पेशल मीटिंग ऑफ द बोर्ड मे बी कॉल्ड बाय द चेयरपर्सन ऑफ हिज ओन और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड इफ अर्जेंट मैटर अराइजेज। अब बोर्ड का चेयरपर्सन कौन होता है? ये डिप्टी कमिश्नर होता है। मीन कि अगर कहीं पे उसको लगता है कि स्पेशल मीटिंग की ज़रूरत है, कोई अर्जेंट मैटर है, तो वो खुद जो है चेयरपर्सन मीटिंग कन्वीन कर सकता है या किसी मेंबर की रिक्वेस्ट पे भी बोर्ड की मीटिंग को कन्वीन किया जा सकता है। द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड शैल इशू मीटिंग नोटिस एट लीस्ट 3 days बिफोर द मीटिंग, स्पेसिफाइंग डेट, टाइम, प्लेस, एजेंडा ऑफ द मीटिंग। तो मतलब जो भी उस मीटिंग के अंदर डिसाइड होना है उसका टाइम सारा कुछ जो है वो सेक्रेटरी सबको बताएगा, लेकिन ये 3 दिन पहले वो सबको इन्फॉर्म करेगा थ्रू नोटिस। तो अब सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड कौन होता है? ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको साथ-साथ बताता चलूँ, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो पीरा एक्ट 2024 के अंदर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो ये चीज़ें भी हम वहाँ पे कवर कर चुके हैं। सिर्फ़ यहाँ पे जो चीज़ नई है वो ये है कि 3 दिन पहले जो है वो इन्फॉर्म करेगा। इसमें भी एक नई चीज़ ये है बस, और कोई भी नई चीज़ नहीं है इसमें। उसके बाद देखें एक्सेप्शन क्या है। फॉर अ स्पेशल मीटिंग द चेयरपर्सन में रिड्यूस दिस नोटिस पीरियड। तो कोई ऐसा मामला है मीन कि बहुत अर्जेंट उसका फैसला करना है, तो फिर 3 दिन का वेट नहीं किया जाएगा। उसको 1 दिन के नोटिस पे भी सब मेंबर्स को बुलाया जा सकता है। The board or the chairperson may require any committee or any of its members or any employee within the territorial jurisdiction to attend the meeting of the board। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी बोर्ड के अंदर जितने भी एनफोर्समेंट स्टेशंस हैं, तो उन पे जितने भी उनके अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, मेंबर्स हैं, एनफोर्समेंट स्क्वाड है, उनमें से किसी को भी बुलाया जा सकता है उस मीटिंग के अंदर। तो मीन कि आप कह सकते हैं कि जो एसडीओ हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, उनको बुलाया जा सकता है उस मीटिंग के अंदर। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है? हाउएवर सच कमिटी मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ शैल नॉट हैव द राइट टू वोट। लेकिन जो वोटिंग राइट है, वो बोर्ड की जो वैसे कंपोजिशन है, एक जो हमने पीरा एक्ट 2024 के अंदर देखी थी, वोट सिर्फ वही करेंगे, डिसीजन वही लेंगे, लेकिन इनको मीटिंग के अंदर बुलाया जा सकता है, इनसे मशवरा लिया जा सकता है या इनको कोई इनसे जो है राय वगैरह जो भी इंस्ट्रक्शन इनको देनी है उस हवाले से इनको वहाँ पे बुलाया जा सकता है, लेकिन इनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा।
Fourth rule, territorial jurisdiction of the hearing officer. The hearing officer shall hear and decide all matters arising from or related to actions taken by the enforcement stations that fall within his territorial jurisdiction. इसमें कोई भी नई बात नहीं की गई, सेम वही वाले कॉन्सेप्ट हैं जो कि पीरा 2024 के अंदर हैं कि हेयरिंग ऑफिसर जो है अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंडर जितने भी एनफोर्समेंट स्टेशन होंगे और इन स्टेशन की तरफ से जो एक्शन लिए जाते हैं और इसके अलावा जो रिलेटेड मैटर्स होते हैं उनको सुनता है और उनका फैसला करता है। फिफ्थ रूल, कंप्लेंट्स ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि पब्लिक न्यूसेंस के हवाले से अगर कोई कंप्लेंट करना चाहता है, कोई शिकायत करना चाहता है, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, उसके अंदर कौन सा मवाद शामिल किया जाएगा, मतलब उसमें जो रिलेटेड मैटर्स हैं वो कौन कौन से शामिल होने चाहिए। ए कंप्लेंट मस्ट इंक्लूड लोकेशन एंड नेचर ऑफ द पब्लिक न्यूसेंस। अब ये पब्लिक न्यूसेंस क्या होती है ये हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमारा लेक्चर जो है वो लेंथी हो जाएगा। आप जो है वो पीरा 2024 के अंदर जाएँ और ये कॉन्सेप्ट वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। द इलीगल एक्ट और ओमिशन कॉजिंग इट। इसके अलावा इस कंप्लेंट के अंदर ये होगा कि मीन के इस पब्लिक न्यूसेंस के हवाले से कौन सा इलीगल एक्ट है जो कि इसको पब्लिक न्यूसेंस बना रहा है, या कोई कौन सी ऐसी कोताही है जिसकी वजह से ये पब्लिक न्यूसेंस बन रही है, तो वो चीज़ें भी इस कंप्लेंट के अंदर ऐड होंगी। इसके अलावा द कॉमन इंजरी, डेंजर और annoyance caused to the public or people living occupying property nearby। मीन इस पब्लिक न्यूसेंस के हवाले से मतलब और जितने भी लोग हैं उनको जो तकलीफ हो रही है, जो उनको खतरात हैं या वो तंग हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें उस कंप्लेंट के अंदर मेंशन होगी। इसके अलावा द इंजरी, obstruction, डेंजर और annoyance caused to people using any public right like road, way or facility। तो मीन अगर जो कॉमन पब्लिक है उनको इस पब्लिक न्यूसेंस की वजह से आते हुए जाते हुए मतलब वैसे जो एक रूटीनली वर्क होता है उसकी वजह से किसी को इंजरी हो रही है, कोई रुकावट हो रही है या कोई किसी को खतरा है या कोई और तंगी हो रही है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होंगी उस कंप्लेंट के अंदर। एनी कंप्लेनेंट मीन वो पर्सन जो कंप्लेन कर रहा होता है, एक्सेप्ट द डिपार्टमेंट विसल ब्लोअर or any employee must attach an affidavit and the evidence available with him along with the complaint। मीन कोई भी कंप्लेनेंट जो कंप्लेन कर रहा है वो कंप्लेन के साथ एक एफिडेविट देगा और साथ में एविडेंसेस भी अटैच करेगा। लेकिन ये जो रूल है डिपार्टमेंट पे अप्लाई नहीं होता, विसल ब्लोअर पे भी नहीं होता, और जो डिपार्टमेंट का मीन के इन्फोर्समेंट स्टेशन की तरफ से जो इसमें इन्फोर्समेंट स्क्वाड होता है उनकी तरफ से कोई भी एम्प्लॉय अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एविडेंस या एफिडेविट दे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से है, तो ज़ाहिर है उनके पास ऑलरेडी जो है इस तरह की मालूमात होती है, तो उन पे तो शक नहीं किया जा सकता ना कि वो ऐसे कोई कंप्लेन कर रहे हैं। तो सम टाइम ऐसे होते हैं ना कुछ लोग जो जस्ट ऐसे कंप्लेन कर देते हैं तो उनका पता भी नहीं होता कि वो हैं कौन। तो इस वजह से ये एफिडेविट लिया जाता है और एविडेंसेस भी लिए जाते हैं, लेकिन ये इन पे रूल अप्लाई नहीं होता। तो विसल ब्लोअर का तो एक सेपरेट केस है ना, तो वो सारी चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे कि विसल ब्लोअर का क्या तरीकाकार है। तो वो हम वैसे पीरा 2024 के अंदर भी कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट देखें, ए कंप्लेंट ऑफ पब्लिक न्यूसेंस filed before the sub-divisional enforcement officer, hearing officer, board or authority shall be forwarded to the concerned enforcement officer। जो कंप्लेनेंट है ना वो इनमें से किसी को भी अपनी कंप्लेंट भेज सकता है। मेन अथॉरिटी तक मतलब जो टॉप लेवल की आपको पता है अथॉरिटी टॉप पे होती है, तो उसको भी भेज सकता है। लेकिन क्योंकि ये मैटर जो है वो इन्फोर्समेंट जो ऑफिसर होता है उसने देखना होता है, वो ऑन फील्ड ड्यूटी जो ऑफिसर होता है, तो जब भी कंप्लेंट इनके पास जाएगी तो ये वापस जो है कंसर्न एनफोर्समेंट ऑफिसर को भेजेंगे जो कि उस टेरिटरी मतलब उस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर मौजूद होगा। लेट्स सपोज अगर बहावलपुर के अंदर है तो बहावलपुर के एनफोर्समेंट ऑफिसर को भेजी जाएगी। आफ्टर गेटिंग अ रिपोर्ट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर द एनफोर्समेंट ऑफिसर शैल। तो मतलब फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, तो उस रिपोर्ट को फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है मतलब रिपोर्ट की बुनियाद पे issue an EPO mean emergency prohibition order if a public nuisance exists, or refer the matter to the concerned subdivisional enforcement officer SDO को रेफर कर देगा if the complaint is false, frivolous or vexatious। तो इनको वहाँ पे हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि फ्रिवुलस का क्या मतलब होता है, वेक्सेशियस का क्या मतलब होता है। तो फ्रिवुलस बेसिकली जो फजूल चीज़ होती है मतलब जिसका कोई भी काम नहीं होता, बेतुकी। वेक्सेशियस भी इस तरह जो हरासिंग होती है, परेशान कौन, जस्ट मतलब किसी को ऐसे तंग करने के लिए जो है वो कंप्लेन कर दी जाती है। तो अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है तो वो सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर को रेफ़र कर दी जाएगी।
The enforcement officer must send a daily report to the sub-divisional enforcement officer showing information received and actions taken against public nuisance matters। मतलब वो जो enforcement officer है, ऑन ड्यूटी वही ऑफिसर होता है ना, तो वो डेली जो भी पब्लिक nuisance के हवाले से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है या कोई एक्शन लेता है, तो वो डेली जो है सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा। सिक्स रूल, कंप्लेंट्स ऑफ मूवेबल इंक्रोचमेंट। इसका मवाद, इसका तरीकाकार भी वैसा ही है कि इसमें भी जो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी लोकेशन, उसकी नेचर जो है वो कंप्लेंट के अंदर मेंशन होगी। इसके अलावा जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन कर रहा है, वो साथ में एफिडेविट और अवेलेबल एविडेंसेस भी जो है वो अटैच करेगा। उसके बाद देखें, द एनफोर्समेंट ऑफिसर में एक्ट ऑन हिज ओन मोशन और ऑन द कंप्लेंट or on a reference from the department or custodian of state property or information from a whistleblower or on a direction from the authority, board, hearing officer or sub-regional enforcement officer। मतलब इनकी बुनियाद पे वो एक्शन ले सकता है। वो खुद भी एक्शन ले सकता है या किसी डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई रेफरेंस भेज दिया जाए, रेफरल केस हो, तभी वो एक्शन ले सकता है, या कोई विसल ब्लोअर की तरफ से इन्फॉर्मेशन हो या फिर इनकी तरफ से, मतलब जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जैसे अथॉरिटी, बोर्ड हो गया, हियरिंग ऑफिसर हो गया या सब एस डी हो गया, तो वो उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं कि आपने इस हवाले से एक्शन लेने हैं। तो फिर जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर क्या करेगा, इंस्पेक्ट द साइट एंड टेक स्टांस व्यूज स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन कंसर्न विद हेल्प ऑफ द इन्फोर्समेंट स्क्वाड। तो स्क्वाड में उसके साथ जो है वो सर्जेंट होंगे, इसके अलावा कोई और इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है वो भी हो सकता है, तो और भी कोई ऑफिसर चाहिए हों, जैसे प्रोसिक्यूटर है वो भी हो सकता है। If the enforcement officer is satisfied after inspection and evidence that encroachment must be removed under the law, he shall issue a notice to the illegal occupier to show cause within 3 days। तो ये चीज़ें नई हैं, ये चीज़ें आपने देख लेनी है, बाकी तो सारी चीज़ें सेम ही थी जो हमने कवर की हैं ऊपर। तो मेन पहले तो वो उसको एक नोटिस इशू करेगा कि आप जो है वो 3 दिन के अंदर-अंदर जो है ये इल्लीगल जो आपने ऑक्यूपेशन की हुई है, यहाँ से निकल जाएँ। तो और या उसको फिर एक रिमूवल ऑर्डर जारी कर सकता है। ये भी 3 दिन के अंदर ही उसको मतलब टाइम दिया जाएगा कि आप इस जगह को वैकेट कर दें, खाली कर दें। द एनफोर्समेंट ऑफिसर आफ्टर द 3 डे पीरियड में टेक एक्शन अंडर सेक्शन 38(2) ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे एक्ट से मुराद पीरा एक्ट 2024 है। तो उसमें हमने देखा था कि एनफोर्समेंट ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो इंक्रोचमेंट को रिमूव कर सकता है। तो वो फिर इसको रिमूव करेगा। द एनफोर्समेंट ऑफिसर शैल आल्सो सेंड अ डेली रिपोर्ट टू द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर अबाउट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एंड एक्शन टेकन अगेंस्ट मूवेबल इंक्रोचमेंट। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट है कि वो डेली की मूवेबल इंक्रोचमेंट के हवाले से अगर कोई एक्शन लेता है या इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, तो ईओ जो है वो एसडीओ को सारी इन्फॉर्मेशन डेली की डेली रिपोर्ट करेगा। आगे है कंप्लेंट्स ऑफ इमूवेबल इंक्रोचमेंट। तो इसका भी कंसेप्ट वैसा ही है, इसकी कंप्लेंट के अंदर भी वैसी चीज़ें ऐड होंगी जैसे लोकेशन, नेचर, तो उसके बाद जो है वो एफिडेविट होगा और साथ में एविडेंसेस होंगे। द एनफोर्समेंट ऑफिसर में एक्ट ऑन हिज ओन और कंप्लेंट सो ऑन, मतलब जैसे हमने ऊपर देखा था डिपार्टमेंट हो गया या फिर जो अथॉरिटी है, बोर्ड है, उनकी बुनियाद पे वो एक्शन ले सकता है। फिर वो साइट को विजिट करेगा, उसके हवाले से कोई स्टांस है उसको फिर नोट करेगा। इफ़ रिमूवल इज़ रिक्वायर्ड सबमिट अ रिपोर्ट थ्रू सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर टू द हियरिंग ऑफिसर। ये चीज़ मतलब डिफरेंट है क्योंकि मूवेबल जो प्रॉपर्टी होती है वो स्टेड होती है, उसको आप इस तरह से रिमूव नहीं कर सकते। उसके लिए पहले हियरिंग ऑफिसर जो है वो आपको अप्रूवल लेना पड़ती है। तो इसमें एक नोट है वो देख लें। इफ़ देयर इज़ अ सिविल लिटिगेशन रिगार्डिंग ओनरशिप टाइटल ऑफ द स्टेट प्रॉपर्टी, द रिपोर्ट मस्ट आल्सो मेंशन द स्टेटस ऑफ द लिटिगेशन। तो लिटिगेशन ये है कि उसके ऊपर कोई ट्रायल चल रहा है, कोई जो है वो प्रोसीडिंग चल रही है, कोई मतलब केस चल रहा है। तो उसके हवाले से उसका जो भी स्टेटस है वो भी मेंशन करेगा कि मतलब इसके इस स्टेट प्रॉपर्टी का असल मालिक कौन है, कौन इसका टाइटल मतलब उसके नाम है, एंटाइटलमेंट किसकी है। हियरिंग ऑफिसर ऑन रिसीविंग रिपोर्ट इशू नोटिस टू द अलेज्ड इल्लीगल ऑक्यूपायर। द अलाइड ऑक्यूपायर मस्ट सबमिट रिप्लाई प्लस एफिडेविट प्लस सपोर्टिंग एविडेंस। मीन जैसे ही एक्वापायर को नोटिस सर्व किया जाएगा तो वो उसका रिप्लाई करेगा, साथ में एफिडेविट अटैच करेगा। इसके अलावा अपनी लीगल पोजीशन को साबित करने के लिए जो ज़रूरी एविडेंसेस हैं, जो कागजात हैं, वो भी प्रोवाइड करेगा। द अलाइड इलीगल ऑक्युपायर में टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स आइदर पर्सनली और थ्रू अ रिप्रेजेंटेटिव प्लीडर एडवोकेट ऑथोराइज्ड बाय हिम। मीन जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, जो ट्रायल्स होंगे, वो उनमें खुद भी पार्टिसिपेट कर सकता है
अगर वो अपनी जगह पे किसी को ऑथोराइज करना चाहे, जैसे कोई रिप्रेजेंटेटिव है, प्लीडर है, एडवोकेट है, प्लीडर भी लॉयर को ही कहते हैं, तो वो भी उसकी जगह पे उन प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हियरिंग ऑफिसर में कॉल फॉर रिकॉर्ड फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट एजेंसी अंडर शेड्यूल लॉज टू वेरीफाई ऑक्यूपायर्स क्लेम ऑफ एंटाइटलमेंट। मीन अब ऑक्यूपायर जो है वो तो क्लेम कर रहा है कि ये इंक्रोचमेंट है ही नहीं, मैं तो इसका असल मालिक हूँ। तो फिर जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है, जो एजेंसीज हैं, जो इस चीज़ को प्रूव कर सकें कि इसका असल मालिक कौन है, तो वो उनसे रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो है वो ले सकता है। तो कौन लेगा? हियरिंग ऑफिसर। तो लेट्स सपोज जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, तो हमें पता है कि वो रिकॉर्ड ऑफ राइट को मेंटेन करता है। तो हमें वहाँ से पता चल सकता है कि इसका असल मालिक कौन है, तो वो उनसे रिकॉर्ड मंगवा सकता है। If hearing officer after hearing and evidence finds encroachment needs removal, issue written removal order to remove encroachment within 15 days। तो आपको पैर को 15 दिन का जो है टाइम दिया जाएगा कि आप ये इंक्रोचमेंट जो है वो ख़त्म कर दें, यहाँ से निकल जाएं। If not removed after 15 days, hearing officer directs SDO in writing to remove it। तो अगर वो जो इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव नहीं करता 15 दिन के अंदर अंदर, तो हियरिंग ऑफिसर जो है फिर एसडीओ को डायरेक्शन देगा, उसको जो है एक तरह से गाइड करेगा, मतलब ये कमांड ही करेगा ना कि आप इसको रिमूव करें। तो एसडीओ खुद जो है वो रिमूव तो नहीं करता, तो वो किसको फिर आगे कमांड करता है? वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर को कमांड करता है। तो वो जो है जाके फिर उसको जो है वो इंक्रोचमेंट को ख़त्म करता है। The enforcement officer shall submit daily reports to the sub-divisional enforcement officer on information received and action taken against immovable encroachment। तो बेसिकली ये है कि हमने पहले भी पढ़ा, पब्लिक न्यूसेंस में पढ़ा, फिर मूवेबल इंक्रोचमेंट का पढ़ा, अब हम देख रहे हैं कि इमूवेबल इंक्रोचमेंट। तो इसमें ये है कि एनफोर्समेंट ऑफिसर डेली जो भी वर्किंग करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, तो वो सारी की सारी एसडीईओ को इन्फॉर्म करेगा, मतलब उसको सारा बताएगा। आगे है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन को आप अपील कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो है वो पीरा एक्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें सेम ही है, इसमें ना कोई मुश्किल नहीं है। ए रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाय एन अफेंडर आर अग्रीव्ड पर्सन मस्ट कंटेन। तो इसमें वही तरीका बताया गया कि रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इसमें कौन सा मैटर जो है इंक्लूड करना चाहिए, मवाद क्या है इसका, डिटेल्स ऑफ द ग्रीवेंस, any legal right or entitlement claimed over a premises, land, building, place, vehicle, cart, article or item be supported by affidavit plus relevant evidences by offender aggrieved person। तो मीन जो भी कोई अगर अग्रीव पर्सन है कि उसकी कोई बिल्डिंग को जो है सॉरी जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से जो है वो ईपीओ जारी किया गया है या उसको रिमूव करने की कोशिश की गई है, तो वो तो अग्रीव पर्सन है ना। तो अगर कोई ऑफेंडर है वो कहता है कि नहीं मैं तो इसका मालिक हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करेगा इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर, साथ में एफिडेविट भी लगाएगा और एविडेंसेस भी देगा। इफ़ एन एक्ट ऑफ एन ऑथोराइज्ड ऑफिसर इज बीइंग चैलेंज्ड, द रिप्रेजेंटेशन must clearly show the illegality or excess of power committed by that officer। मीन अगर जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है, मीन जो वहाँ पे इंक्रोचमेंट को हटा रहा है, उसका कोई एक्ट, मतलब उसका कोई अमल जो है, कोई एक्शन जो है, अगर उसको चैलेंज किया गया है कि उसका वो जो एक्ट है वो इलीगल था और उसने पावर का ज़्यादा यूज़ किया है, मीन कि उसने जो है बियॉन्ड द पावर जाके जो है वो काम किया है, तो वो भी डिटेल मेंशन होगी कि उसने किस तरह से ये इलीगल काम किया है, उसने किस तरह से पावर का एक्स्ट्रा यूज़ किया है। A representation is not admissible if a representation of the same nature has been dismissed। मीन के अगर पहले से ही कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसी थी जिसको डिसमिस किया गया है, तो अगेन वैसी जो है रिप्रेजेंटेशन को कबूल नहीं किया जाएगा। द एनफोर्समेंट ऑफिसर एक्शन वाज टेकन अंडर डायरेक्शन ऑफ द हियरिंग ऑफिसर। अगर एनफोर्समेंट ऑफिसर ने खुद जाके एक्शन नहीं लिया, बल्कि उसको हियरिंग ऑफिसर ने जो है वो डायरेक्शन दी है, उसने हुक्म जारी किया है, तो फिर वो रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो फाइल नहीं हो सकती, क्योंकि वो हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से अप्रूव्ड होके ही आई है। तो वो आपको पता है कि वो तो पूरा प्रोसेस है ना कि पहले जो है उनको मौका दे दिया जाता है, शो कॉज़ नोटिस दिया जाता है, सारा कुछ होता है, तो उसके बाद ही हियरिंग ऑफिसर जो है वो टीपीओ जारी करता है। A removal order has already been issued by the hearing officer regarding the immovable encroachment and the offender aggrieved person was a party to those proceedings। तो ऐसी जो है रिप्रेजेंटेशन भी कबूल नहीं की जाएगी जिसके हवाले से पहले से ही रिमूवल आर्डर जो है वो जारी हो चुका है और उसके रिमूवल आर्डर की शुरू मतलब इशू होने से पहले जो प्रोसीडिंग्स हुई थी उसमें अफेंडर और अग्रीव पर्सन मौजूद थे, पार्टी थे। तो उनकी मौजूदगी में ही फिर जो है ये डिसीजन हुआ कि यहाँ से इनके लिए जो है रिमूवल आर्डर जारी करना चाहिए।
और ये इंक्रोचमेंट जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो उस हवाले से कोई जो है फिर रिप्रेजेंटेशन जो है फाइल नहीं की जा सकती। रूल 9 हियरिंग प्रोसीजर। अब जो है पहले अपील दायर हुई, रिप्रेजेंटेशन जो है बेसिकली वो अपील ही है। तो अब है उसकी हियरिंग कैसे होगी। द हियरिंग ऑफिसर मस्ट टेक अप टू द रिप्रेजेंटेशन विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम इट्स रेसिपिएंट। जैसे ही वो रिप्रेजेंटेशन को वसूल करेगा तो हियरिंग ऑफिसर जो है उसके ऊपर 3 दिन के अंदर अंदर काम स्टार्ट करेगा। The offender or aggrieved person must attend all hearings either personally or through representative pleader or advocate duly authorized by him। तो उन रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो है जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो ट्रायल्स होंगे, तो वो खुद भी पार्टिसिपेट कर सकता है या इनके जरिए वहाँ पे जो है वो इनको ऑथोराइज कर सकता है कि वहाँ पे वो जो है रिप्रेजेंटेशन के अंदर पार्टिसिपेट करें। द हियरिंग ऑफिसर में कॉल फॉर रिकॉर्ड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और एजेंसी। तो सेम कंसेप्ट है, मतलब जो भी उसको हियरिंग ऑफिसर को रेलिवेंट जो रिकॉर्ड चाहिए वो तो वो इनसे मंगवा सकता है। टू वेरीफाई द क्लेम ऑफ द अफेंडर अग्रीव्ड पर्सन स्पेशली अबाउट लीगल राइट ऑफ एंटाइटलमेंट लैंड सो ऑन। मतलब इनके हवाले से कोई उसने जो है वो चेक करना है कि कौन इसका असल मालिक है, तो उस हवाले से तमाम डिटेल जो है वो थ्रू रिकॉर्ड जो है इनसे मंगवा सकता है। If the hearing officer allow offender aggrieved person to present evidence, the enforcement officer or his nominee must be given a chance to cross-examine witness and rebut evidence। तो मीन enforcement officer, क्योंकि ये ऑन ड्यूटी जो ऑफिसर होता है, तो इसने तो जाकर उनको पकड़ा है, इसको पता होगा कि ये अफेंडर किस हद तक है या ये अग्रीव्ड है, तो कैसे अग्रीव्ड है, तो इसको तो पता होगा ना। तो इसको भी मौका दिया जाता है कि जैसे ही ये लोग कोई अपनी एविडेंस देना चाहें, तो एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है उसको चैलेंज कर सकता है, उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, उसको रिबट कर सकता है। मतलब उसको जो है वो आप कह सकते हैं कि चैलेंज कर सकता है, उसको काउंटर कर सकता है। एविडेंस अंडर द एक्ट मस्ट बी टेकन ऑन ओथ और अफर्मेशन एंड रिकॉर्डेड केप्ट एंड मेंटेन्ड इन अ सेपरेट केस फाइल फॉर दैट मैटर। जो भी एविडेंस दिया जाता है उसका जो है रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाता है, लेकिन ये सेपरेट फाइल में इसको मेंटेन रखा जाता है। ऑल पार्टीज मस्ट अटेंड द हियरिंग इफ अ पार्टी डिफॉल्ट्स। मतलब डिफॉल्ट का मतलब ये अगर वो नहीं आती, द हियरिंग ऑफिसर में एडजर्न द हियरिंग, रिकॉर्ड रीजन इन राइटिंग एंड इम्पोज कास्ट पेनल्टीज ऑन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी फॉर डिले। तो अगर कोई पार्टी नहीं आती तो उस प्रोसीडिंग को जो है वो डिले कर दिया जाएगा, एडजर्न कर दिया जाएगा। तो जो पार्टी नहीं आती उसको पेनल्टी भी लगाई जाएगी। द हियरिंग ऑफिसर मस्ट डिसाइड द रिप्रेजेंटेशन विद इन 60 डेज ऑफ इट्स फाइलिंग। ये इंपॉर्टेंट है। एक हमने देखा था 3 डेज वाला, अब यहाँ है 16 डेज। तो 3 डेज ये है कि जैसे ही हियरिंग ऑफिसर को वो जो है अभी रिप्रेजेंटेशन वसूल होती है, तो वो 3 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देता है। लेकिन इसका जो फाइनल डिसीजन है ना, वो उसने 60 दिन के अंदर अंदर देना होता है। रूल 10 पावर टू प्रोसीड एक्स पार्टी। If a party after being served notice fails to appear on the hearing date, the hearing officer may proceed ex parte। ex parte का मतलब यह है कि दूसरी पार्टी की गैर मौजूदगी में फैसला दे देना। तो अगर एक पार्टी नहीं आ रही तो हेयरिंग ऑफिसर जो है वो फैसला दे सकता है। इफ़ द absent party appears on a later date and shows good cause for not appearances, the hearing officer may allow them to rejoin the proceeding from that stage onward। अगर कोई पार्टी जो है वो गुड काज पेश कर देती है, मतलब एक रीज़न पेश कर देती है कि हम क्यों नहीं आए, लेट्स सपोज उनके घर में कोई डेथ हो गई है, तो वो ज़ाहिर है फिर कोई सीरियस मामला ना। तो अगर ऐसा कोई वो क्लेम जो है वो कर देते हैं, मतलब ऐसा कोई गुड कॉज़, गुड रीज़न पेश कर देते हैं, तो फिर उनको अलाउ किया जा सकता है कि आप प्रोसीडिंग के अंदर जॉइन करें। लेकिन उस स्टेज पे जब तक जहाँ पे वो जो प्रोसीडिंग होती है, ऐसा नहीं कि प्रोसीडिंग को स्टार्ट से शुरू कर दिया जाए। जहाँ पे प्रोसीडिंग चल रही होती है वो वहाँ से उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। 11th rule पावर टू डिसमिस मैटर फॉर डिफ़ॉल्ट। If the complainant, offender or aggrieved person fails to appear before the hearing officer on a hearing date, the hearing officer may dismiss the proceedings for default। सेम प्रीवियस कॉन्सेप्ट है। एक्सेप्शन देखें, hearing officer cannot dismiss if the complainant is an officer employee appearing on behalf of the authority, board or enforcement officer। अगर कंप्लेनेंट जो है वो इदारे से है, लाइक कोई ऑफिसर है या एम्प्लॉय है जो कि अथॉरिटी, बोर्ड या इन्फोर्समेंट ऑफिसर के बिहाफ पे जो है वो कंप्लेनेंट है, तो अगर वो नहीं आता तो उस प्रोसीडिंग को जो है वो डिसमिस नहीं किया जाएगा। वंस डिसमिस्ड फॉर डिफॉल्ट, हियरिंग ऑफिसर कैन नॉट रिस्टोर द प्रोसीडिंग।
मीन जब हियरिंग ऑफिसर जो है किसी प्रोसीडिंग को मतलब डिसमिस कर देता है तो फिर उसको रिस्टोर नहीं कर सकता। 12th रूल, इंटरिम रिलीफ, वक्ती रिलीफ। द हियरिंग ऑफिसर में ग्रांट इंटरिम रिलीफ इन राइटिंग पेंडिंग द फाइनल डिसीजन, मीन कि जिसका अभी फाइनल डिसीजन होना है तो उससे पहले जो है किसी अफेंडर को या अग्रीव पर्सन को एक वक्ती रिलीफ दिया जा सकता है बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन सबमिटेड विद द रिप्रेजेंटेशन एंड सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट। This may include suspending operation of an APO issued by enforcement officer or granting other relief as a appropriate। तो हेयरिंग ऑफिसर जो है अगर कोई एनफोर्समेंट ऑफिसर की तरफ से ईपीओ जारी हुआ है तो उसको भी सस्पेंड कर सकता है, कोई और रिलीफ भी दे सकता है। एक्सेप्शन देखें, फाइनल रिलीफ sought by the offender aggrieved person shall not be granted as interim relief। कोई फाइनल रिलीफ जो है उसको इंटरिम रिलीफ के तौर पे अग्रीव्ड पर्सन या अफेंडर को नहीं दिया जाएगा। Hearing officer cannot restore status quo ante, mean return to original state before dispute as interim relief। तो इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि लेट्स सपोज कहीं पे इंक्रोचमेंट थी, अब उस इंक्रोचमेंट को जो है वो कुछ हद तक ख़त्म कर दिया गया, तो अब उसको इतना रिलीफ नहीं दिया जा सकता कि उस जो इंक्रोचमेंट ख़त्म हुई है उसको दोबारा से बहाल करके उसको दे दिया जाए। मीन कि कोई उसने शॉप बनाई हुई थी, उसका कुछ हिस्सा जो है गिराया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी शॉप को जो है दोबारा से रिबिल्ड करके उसको कहा जाए कि अब जो पहले वाली सिचुएशन है स्टेटस क्वो एंटी वो उसको मिल जाए, नहीं, उतना नहीं दिया जा सकता। कंडीशन देखें, कंडीशंस फॉर इंटरिम रिलीफ, मतलब क्यों ये रिलीफ दिया जा सकता है, क्या कंडीशंस हैं, उसकी क्या क्वालिफिकेशंस क्या हैं। Prima facie case exists before based on evidence provided by application applicant। मीन जो प्रीमा फासी कहते हैं फर्स्ट साइट, तो उस केस को देखा जाएगा। कौन देखेगा, जो हेयरिंग ऑफिसर देखेगा। रिस्क ऑफ इरिपेरेबल और इरिवर्सिबल लॉस डैमेज इफ रिलीफ इज नॉट ग्रांटेड। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर उसको इंटरिम रिलीफ नहीं दिया जाता तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इतना नुकसान जिसको वो रिकवर नहीं कर सकता। तो हम अज्यूम करते हैं कि कोई घर है, वो टोटल घर जो है वो इंक्रोच में पे बना हुआ है, मतलब सारा ही मतलब इलीगल है। अगर उस घर को गिराया जाता है तो वो उसकी जो पूरी फैमिली है वो मतलब आप कह सकते हैं कि सड़क पे आ जाएंगे बेचारे, तो वो कैसे फिर सर्वाइव करेंगे। तो उनको इंटरिम रिलीफ दिया जा सकता है कुछ हद तक। मैटर इज़ ऑफ अर्जेंट नेचर, कोई अर्जेंट नेचर का मैटर है तो उस कंडीशन पे उसको इंटरिम रिलीफ दिया जा सकता है। इंटरिम रिलीफ नेसेसरी फॉर ग्रांटिंग फाइनल रिलीफ। फाइनल रिलीफ देने के लिए जो है उसको कुछ पहले इंटरिम रिलीफ देना ज़रूरी है, तब भी उसको दिया जा सकता है। बेसिक चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है। इंटरिम रिलीफ ऑर्डर मस्ट बी इमीडिएटली कम्युनिकेटेड टू द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। 13 रूल, ऑर्डर, हियरिंग ऑफिसर shall decide the complaint or representation by issuing a written order stating reason for the decision। ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी ये देखें। ऑर्डर मस्ट बी गिवन टू अफेंडर अग्रीव्ड पर्सन सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर ऑफ कंसर्न एनफोर्समेंट स्टेशन। तो एक तो अफेंडर और अग्रीव्ड को जो वो ऑर्डर दिया जाएगा, इसके अलावा सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर को भी हियरिंग ऑफिसर की तरफ से वो ऑर्डर इशू किया जाएगा। If hearing officer decide to modify or convert an EPO into an absolute order, the order must include सेम जो हमने पीर एक्ट 2024 के अंदर जो चीज़ें देखी थी कि एक ईपीओ के अंदर क्या होता है, वही चीज़ें यहाँ पे हैं। डिटेल ऑफ द पब्लिक न्यूसेंस, रीजंस फॉर पासिंग द एब्सोल्यूट ऑर्डर, डायरेक्शन टू अफेंडर टू रिमूव न्यूसेंस एंड एनी फर्दर पेनल्टी इफ ऑर्डर इज़ नॉट कंप्लाइड। मीन अगर कोई जो ऑफेंडर है वो ईपीओ को जो है वो नहीं मानता, उसके ऊपर अमल नहीं करता, तो उसको मज़ीद पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इफ न्यूसेंस इज़ नॉट रिमूव्ड विद इन टाइम स्पेसिफाइड, हियरिंग ऑफिसर शैल डायरेक्ट द एसडीओ टू enforce the absolute order via the enforcement officer in accordance with section 36(5)। तो ये हमने पीर एक्ट 2024 का जो सेक्शन 36(5) है उसके अंदर सारा प्रोसेस पढ़ा था, आप उसको रेफर कर सकते हैं। 14 रूल, presentation of digital evidence। Whenever digital evidence is presented before the hearing officer, commissioner or any court of law, it must be accompanied by। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट। अब चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है, इसमें यह है कि एक हायरार्की होनी चाहिए, एक चेन होनी चाहिए कि वो जो एविडेंस है वो पहले किसके पास था, फिर वो किसके पास गया, फिर मतलब वो एक जो हायरार्की है वो उसको चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट कह सकते हैं।
record showing who handled the evidence from start to end, and an authentication certificate issued by the सब-डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। एक तो चेन ऑफ कस्टडी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, इसके अलावा उस एविडेंस को जो है एसडीओ वेरीफाई करेगा, मतलब ऑथेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो जारी करेगा, जिससे प्रूफ हो सकता है कि वो एविडेंस जो है वो ठीक है। The hearing, the officer who present digital evidence must follow all proceedings requirement given in the instructions of the Director General। तो मीन इस हवाले से जो प्रोसीजर्स होंगे वो डायरेक्टर जनरल जारी करेगा, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है, जो भी ऑफिसर उसको डिजिटल एविडेंसेस को प्रेजेंट कर रहा है, वो उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही प्रेजेंट करेगा। 15 notices and orders। All notices and orders under these rules shall be issued and delivered in the same manner and method as explained in Section 40 of the PIRA Act 2024। Rule number 16, decision regarding sealed premises। मीन के जिनको सील किया जा चुका है उनके हवाले से ये जो है वो रूल उसको एक्सप्लेन करता है। द हियरिंग ऑफिसर आफ्टर लिसनिंग टू ऑल द कंसर्न पार्टीज शैल गिव अ रिटन ऑर्डर टू seal the premises until the seal is decided, return possession of the property to the department, agency or lawful owner। मीन के जो प्रॉपर्टी है जिसका वो जो भी उसका मतलब लीगल पोजेसर है, डिपार्टमेंट हो सकता है, एजेंसी हो सकती है, या कोई भी लॉफुल जो ओनर है, उसको जो है वो रिटर्न की जा सकती है। मतलब हियरिंग ऑफिसर रिटर्न ऑर्डर के ज़रिए ये सारी चीज़ें मेंशन करेगा। इसके अलावा अगर कोई प्रेमिसेस सील हो चुकी है और बाद में मतलब अपील के ज़रिए या कोई फैसला होता है, तो वो उससे पता चलता है कि ये इसको गलत तरीके से सील किया गया, फिर उसको डी सील भी किया जा सकता है, मतलब रीस्टोर किया जा सकता है। सेक्शन रूल 17, कन्फिस्केटेड आर्टिकल्स आर गुड्स। All confiscated articles or goods must be recorded in an inventory form including details, description of good, type, quality, condition। सारी चीज़ें जो है एक इन्वेंट्री फॉर्म के अंदर मेंशन की जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब नई चीज़ है, ये जो है वो पीर एक्ट के अंदर नहीं थी। इसके अलावा डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ सीजर और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड बेस्ड ऑन मार्केट रेट्स। द इन्वेंट्री मस्ट बी साइंड बाय द एनफोर्समेंट ऑफिसर एंड द ऑफेंडर। If the offender refuses to sign or is not present, then a witness at the site shall sign it। कोई भी वहाँ पे जो मतलब जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उनमें से अगर कोई विटनेस है तो वो भी साइन कर सकता है। If a representation appeal is accepted, the seized or confiscated goods shall be returned by the sub-divisional enforcement officer by issuing a release order with condition for return। तो अगर कोई मतलब जो चीज़ें कन्फिस्केट की जाती हैं, तो वो गलत साबित होते हैं, मतलब वो लीगली साबित नहीं होती, इल्लीगल साबित होती हैं, तो फिर एसडीओ जो है उनको रिलीज़ ऑर्डर के ज़रिए जो भी उसका मालिक है उसको दे सकता है। द डायरेक्टर जनरल में नोटिफाई अ स्टैंडर्डाइज्ड मैकेनिज्म अंडर पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014 थ्रू द बोर्ड फॉर procuring out source services and arranging suitable storage space for seized confiscated detained goods। तो इस हवाले से एमसीक्यू बन सकता है कि स्टैंडर्डाइज मैकेनिज्म जो है वो कौन बनाएगा, डायरेक्टर जनरल। किसके अंदर बनाया जाएगा, प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014, लेकिन ये बोर्ड की अथॉरिटी के साथ बनाया जाएगा। 18th रूल, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट एंड कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट। कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट के कॉन्सेप्ट को हम ऑलरेडी पीरा 2024 के अंदर अच्छे से कवर कर चुके हैं। रेंट एंड कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है ये हियरिंग ऑफिसर डिटरमाइन करता है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन estimated cost report prepared by the enforcement station for enforcement, duration of illegal occupation, possession or use of state property, monetary benefit। मीन जो ऑक्यूपायर है वो उस ऑक्यूपेशन से कितना फ़ायदा ले रहा है वो भी इसके अंदर शामिल होता है। Notified rent rates by government or local government of the area, or if no rate is notified, the prevalent market rate of similar property in the vicinity। vicinity कहते हैं जो साथ में कोई और क्लोज बिल्डिंग है, मीन के लेट्स सपोज उसने कोई बिल्डिंग ऑक्यूपाई की हुई है तो उसके साथ कोई और बिल्डिंग है, तो जो रेट वहाँ का होगा सेम उसी बिल्डिंग पे भी वही रेट लगाया जाएगा जो कि मार्केट के अंदर प्रीवलेंट है। The report of estimated cost shall be prepared by the enforcement officer and verified by the sub-divisional enforcement officer। मतलब इसकी जो प्रिपेयर कर अकाउंट करता है, आप ये समझ रहे होंगे कि ये शायद डिटरमाइन कर रहा है, नहीं, ये प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन जो उसका फाइनल डिसीजन है वो हियरिंग ऑफिसर ही करता है।
तो इसको वेरीफाई कौन करता है? सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो मतलब इस रिपोर्ट के अंदर मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं? इन्फोर्समेंट ऑफिसर जितने वहाँ पे पर्सनल लेके गया होता है, पर्सनल मीन जो उनके साथ जो इन्फोर्समेंट स्क्वाड होता है, लाइक सर्जेंट वगैरह, तो जितने वहाँ पे डिप्लॉय होते हैं, तो उस एक्शन को एक्चुअली में अचीव करने के लिए वो सारी डिटेल होती हैं कि कितने पर्सनल वहाँ पे गए। इसके अलावा जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, ओवरहेड्स, ओवरहेड मीन की जो जनरल कॉस्ट होती है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, वो भी शामिल होगी। स्टोरेज कॉस्ट फॉर सीज्ड आइटम्स अंटिल ऑक्शन, ये सारी चीज़ें बेसिकली कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट में आती हैं, जो कि फिर ऑफेंडर से वसूल की जाती हैं। सेक्शन 19 रिकवरी ऑफ रेंट एंड कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट। द ऑफेंडर शैल पे द रेंट एंड कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट एज डिटरमाइंड बाय द हियरिंग ऑफिसर विद इन 15 डेज। तो मीन जैसे ही उसको ऑर्डर दिया जाता है, उस ऑर्डर के 15 डेज के अंदर अंदर जो है ऑफेंडर ने ये कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट और रेंट जो है वो पे करना होता है। However, hearing officer may allow an extension maximum 15 days if offender ask for request। तो मीन उसको मैक्सिमम जो है 1 महीना दिया जा सकता है। वैसे तो 15 दिन है, अगर वो रिक्वेस्ट करे तो 15 दिन मज़ीद मिल जाएँगे। टोटल 1 मंथ जो है उसको दिया जा सकता है कि आप 1 मंथ के अंदर-अंदर जो है वो रेंट एंड पे कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट पे कर सकते हैं। If the offender fails to pay, the amount may be recovered from the auction sale of confiscated goods। ये पहला स्टेप है। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अगर ये उसके पास ना हो तो फिर क्या होगा? या मतलब उससे पेमेंट ना पूरी हो तो फिर उसको एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह जो है वो रिकवर किया जाता है। इसको हमने यहाँ पे नहीं पढ़ना, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आगे है रूल 20th, ऑक्शन ऑफ कन्फिस्केटेड आर्टिकल आर गुड्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। सबसे पहले इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो आर्टिकल्स को कन्फिस्केट करता है और हियरिंग ऑफिसर के सामने जो है वो उसको देता है, मतलब उसके सामने प्रेजेंट करता है जो रिपोर्ट होती है, लेकिन खुद नहीं देता। वो हमेशा जो है एसडीओ के थ्रू जो है उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है। हियरिंग ऑफिसर रिकवर्स रेंट एंड इन्फोर्समेंट कॉस्ट थ्रू पब्लिक ऑप्शन। उसकी पब्लिक ऑप्शन की जाती है, सेलिंग की जाती है। उसकी उससे पहले जो है उसका रेट तय किया जाता है। मार्केट वैल्यू फॉर गुड्स डिटरमाइंड बाय ऑब्टेनिंग प्रिवेलेंट मार्केट रेट फ्रॉम वन और मोर डीलर्स। तो लेट्स सपोज अगर उन्होंने कारें जो है वहाँ से कन्फिस्केट की हैं, तो जो कारों के रिलेटेड जो डीलर्स होंगे उनसे फिर मार्केट के हवाले से जो है वो जो पेमेंट है, जो सेल प्राइस है, वो डिटरमाइन की जाएगी कि कितनी प्राइस होनी चाहिए। द सेल वैल्यू फिक्स्ड बाय द हियरिंग ऑफिसर मस्ट बी लेस दैन 10% बिलो द मार्केट वैल्यू। तो मतलब ये मुझे वैसे समझ नहीं आया ऐसा क्यों किया जाता है कि जो मार्केट की वैल्यू होती है उससे हियरिंग ऑफिसर जो है वो सेल कम रखेगा। शायद इसलिए इसको कम रखा जाता है कि अगर सेल प्राइस बराबर रखी जाएगी तो लोग ऑप्शन में वो परचेज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो मार्केट के अंदर वैसी चीज़ मिल रही है वहाँ से, तो वो इस झंझट में क्यों पड़े कि यहाँ पे आके जो है मतलब ये सारा वो मतलब जो है परचेज़िंग करें। तो इस वजह से शायद प्राइस जो है वो कम रखी जाती है। कितनी? 10%। If the government or a local government has already fixed official rates, then the sale value must be less than 10% of those official rates। इसी तरह अगर हियरिंग ऑफिसर मतलब पहले से मतलब अगर गवर्नमेंट ने कोई रेट फिक्स किया हुआ है तो उस रेट का भी 10% जो है जो सेल होगी वो 10% कम रखी जाएगी। Once fixed sales are decided, the confiscated article or goods cannot be sold below the fixed sale value। लेट्स सपोज अगर कार की वैल्यू उन्होंने तय कर दी कि 6 लाख होनी चाहिए, ज़ाहिर है वो कार न्यू नहीं तो नहीं होगी ना, कुछ चली हुई होगी। 6 लाख है या 10 लाख है। अब 10 लाख से 1 रुपए जो है वो कम नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। उसके बाद देखें ऑप्शन नोटिस। मस्ट स्पेसिफाई डे, टाइम, प्लेस, गुड्स क्वांटिटी, फिक्स्ड सेल वैल्यू, सारी चीज़ें जो है वो नोटिस के अंदर मेंशन होगी। सेपरेट बिडिंग फॉर ईच आर्टिकल्स आर गुड। मतलब उन्होंने एनफोर्समेंट ऑफिसर ने जो है एक से ज़्यादा जो है वो चीज़ें कन्फिस्केट की हैं, उनमें कारें हैं, मोटर बाइक्स हैं, और सबकी जो बिडिंग है वो सेपरेट होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो परचेज़र है वो सारी चीज़ें खरीद लेगा। तो हर जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो अपने लिहाज से जो है वो बिडिंग करेगा, लेकिन वो आर्टिकल और गुड के जो भी मतलब स्पेसिफिसिटीज़ हैं, अगर कार हैं या बाइक्स हैं, तो उस हवाले से वो बिडिंग करेगा ना, तो सेपरेट की जाती है बिडिंग। बिडिंग स्टार्ट एट फिक्स्ड सेल वैल्यू एंड कंटिन्यूज अंटिल हाईएस्ट बिड इज कन्फर्म्ड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज कार की उन्होंने जो सेल प्राइस रखी है 10 लाख। अब ये 10 लाख से स्टार्ट हो गया। ऐसा नहीं कोई पर्सन ये कहते कि मैं 9 लाख में लूँगा, नहीं, वो तो लोवेस्ट बताते हैं ना। अब इससे हाईएस्ट जो बिडर होगा उसको मतलब वो जो है फिर वो उसका परचेज़र कहलाएगा।
The highest bidder, as declared by hearing officer, must immediately deposit the amount equal to the fixed sale value, चाहे कैश में, पे ऑर्डर और ऑनलाइन। तो हम लैंड रेवेन्यू जब पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ कैश का ऑप्शन आ रहा होता है, लेकिन इसमें देखें 3 ऑप्शन है, कैश भी दे सकता है, पे ऑर्डर भी, या फिर ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकता है। रिमेनिंग बिड अमाउंट इफ एनी पेएबल विद इन 3 वर्किंग डेज। तो बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो 3 दिन के अंदर जो है वो पे करेगा। लेकिन जो फिक्स्ड सेल प्राइस है, मीन कि अगर 10 लाख है तो वो 10 लाख उसी टाइम उसने देने होंगे। ऑन फुल पेमेंट हियरिंग ऑफिसर हैंड ओवर पोजेसन विद साइंड डिलीवरी नोटिस, मीन फिर उसको ऑफिशियली उसका जो है वो मालिक बना दिया जाता है। कौन बनाता है? ये सारा काम जो है हियरिंग ऑफिसर करता है। इफ बिडर डिफॉल्ट्स ऑन पेमेंट, गुड्स आर री-ऑक्शन्ड इन द सेम मैनर। The offender or the person responsible for paying rent cost is also allowed to take part in the auction। जो offender है, मीन जिसकी चीज़ें बेची जा रही हैं, तो उसको भी अलाउ होता है कि वो उस ऑक्शन में मौजूद हो, ताकि वो देख सके कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, बेसिकली जो चीज़ें हैं वो किस रेट पे बिक रही हैं। ऑक्शन प्रोसीड्स, प्रोसीड कहते हैं जो मनी, मतलब जो चीज़ बेची गई है उसकी जो वैल्यू है, जो कीमत है, जो मनी है, उसको फंड के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो ये इसके 13 स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स को आपने इसी तरतीब से याद रखना है। उसके बाद देखें रूल 21, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल रिकवर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द मोड एंड मैनर नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होती है? ये इसको भी हम कवर कर चुके हैं कि अगर किसी चीज़ की इंस्पेक्शन करनी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है करता है, लेकिन इसकी भी कीमत होती है, प्राइस होती है। तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये भी ऑफेंडर से ही वसूल की जाती है। तो अ, इसको कौन नोटिफाई करता है? अथॉरिटी नोटिफाई करती है। रूल नंबर 22, असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन अ विसल ब्लोअर डिस्क्लोजर। To assess and verify a whistleblower disclosure, the hearing officer may visit the site personally or through an authorized officer। मीन जैसे ही कोई मुखबर किसी पब्लिक न्यूसेंस के हवाले से या इंक्रोचमेंट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन देता है, तो हेयरिंग ऑफिसर उसका जायज़ा लेने के लिए और उसको वेरीफाई करने के लिए पर्सनली जाके उस साइट का विज़िट करता है, या फिर किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर को ये ड्यूटी असाइन करता है कि आप जाके जो है वो उस साइट का विज़िट करें, देखें क्या वाक़ई वहाँ पे कोई पब्लिक न्यूसेंस हो रही है या इंक्रोचमेंट हो रही है। तो फिर जो कंसर्न्ड पर्सन्स होते हैं वहाँ पे, मतलब जिनके हवाले से ये इन्फॉर्मेशन जो है, जो डिस्क्लोजर वो दे रहा होता है, उसके हवाले से फिर जो भी स्टांस बनता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। आस्क फॉर अ रिपोर्ट फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, एजेंसी और लोकल बॉडी। तो मीन फिर जो लेट्स सपोज़ किसी पोज़ीशन के हवाले से है, मीन के एनक्रोचमेंट के हवाले से है, तो फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट, एजेंसीज़ और लोकल बॉडीज़ हैं, उनसे फिर पूछा जाता है, रिपोर्ट तलब की जाती है, क्या वाक़ई ही ये ज़मीन इस पर्सन की है, या ये ऑफेंडर है, मीन कि ये इसने इल्लीगली जो है इसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। टेक एनी अदर नेसेसरी मेजर्स टू कन्फर्म द फैक्ट्स आफ्टर असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन are on recipient of a written report from the sub-divisional enforcement officer under section 58(5) of the act। तो ये एक्ट जो है वो पीर एक्ट 2024 की बात की जा रही है। तो उसके अंदर जो एसटीओ जो है वो रिपोर्ट तैयार करता है, उसको शामिल किया जाता है। इफ़ द हियरिंग ऑफिसर फाइंड्स द डिस्क्लोजर टू बी फॉल्स, फ्रिवोलस और विक्सेशियस, ही शैल इशू अ शो कॉज नोटिस टू द पर्सन हु मेड द डिस्क्लोजर। मीन अगर वो जो इंफॉर्मेशन है वो जस्ट ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि गलत है, या फिर फ्रिवोलस मतलब कोई फजूल है, या फिर विसेक्शियस मीन कोई हरासिंग है, किसी को परेशान करने के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई है, तो उस पर्सन को एक शो काज नोटिस दिया जाता है कि आपने ये हरकत की है, तो आप आके बताएं कि आपने ये हरकत क्यों की है। द नोटिस मस्ट इंक्लूड द रिटन रिपोर्ट ऑफ द एसडीओ एंड आस्क फॉर अ रिटन रिप्लाई विद इन 7 days। तो एसडीओ जो है एक रिपोर्ट लिखेगा और उसको जो है वो मतलब मुतलका शख्स को जो विसल ब्लोअर है उसको भेजेगा, और उससे 7 दिन के अंदर अंदर जो है रिप्लाई तलब किया जाएगा। After receiving the reply, the hearing officer shall give a whistleblower an opportunity to be heard in person on a special date। तो फिर hearing officer जो है उस person को एक मौका देगा कि वो आए और पर्सनली जो है अगर वो कोई अपने डिफेंस में कोई बात करना चाहता है तो वो कर सकता है। If no reply or unsatisfactory explanation, hearing officer may order imprisonment, fine or both under section 59(2) of the act and forward to sub-divisional enforcement officer for enforcement। तो फिर ऐसे पर्सन को जो है वो सज़ा भी दी जा सकती है,
कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, या ये दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं जो कि गलत इन्फॉर्मेशन देता है। If the hearing officer is satisfied that the disclosure was not false, frivolous, or vexatious, then no action shall be taken against the whistleblower. रूल 23 अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ विसल ब्लोअर आइडेंटिटी। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि अगर कोई विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी बगैर ऑथोराइजेशन के डिस्क्लोज कर दे, मतलब किसी दूसरे को बता दे, तो उसकी क्या सज़ा होगी। इफ़ समवन illegally reveals the identity of a person who made a whistleblower disclosure, the hearing officer shall issue a show cause notice to the person responsible for disclosure। मीन उस पर्सन को शो काज नोटिस भेजा जाएगा जिसने विसल ब्लोअर की आइडेंटिटी को शो किया, मतलब एक्सपोज किया। अटैच द रिपोर्ट ऑफ द इंसिडेंट स्पेसिफाइंग दैट द डिस्क्लोजर में बी आइदर एक्सप्लिसिट आर बाय इम्पुटेशन। मीन के क्या वो उसने आइडेंटिटी किसी की शो की है, डिस्क्लोज की है, उसको एक्सपोज किया, क्या वो डायरेक्ट थी या फिर इम्पुटेशन मीन के इशारे कनाए से, हिंटिंग इनडायरेक्टली, तो उसके लिए इम्पुटेशन का वर्ड यूज़ किया गया। तो ये उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन होगा। एंड रिक्वायरिंग रिटर्न रिप्लाई विद इन 15 डेज। ये जो डेज है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप जो है आके रिप्लाई दें कि आपने ये क्यों ऐसा क्यों किया, आपने उसकी आइडेंटिटी को क्यों एक्सपोज किया है, तो ये ऐसा होता क्यों, मतलब क्यों ये उसके लिए इतनी सज़ा मतलब मुकर्रर की गई है। तो ये मैंने पीर एक्ट के अंदर भी मिसाल दी थी कि समटाइम ऐसा होता है कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, मतलब जो विसल ब्लोअर इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, कि वो हो सकता है वो कोई गैंग हो या कोई बहुत ही ताकतवर लोग हों। तो अगर उनको ये पता चल जाए कि इस पर्सन ने हमारे खिलाफ जाके जो है वो इदारे को इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो तो उसकी फैमिली को तंग करेंगे, उसको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो है उसकी ज़िंदगी तंग कर दें। तो इस वजह से उस पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो क्लोज रखी जाती है। आफ्टर रिसीविंग द रिप्लाई, द हियरिंग ऑफिसर शैल गिव द अक्यूज्ड पर्सन एन अपॉर्चुनिटी टू ऑफ बीइंग हेard इन पर्सन। तो उसको भी मौका दिया जाएगा कि उसकी बात सुनी जाए, हो सकता है वो अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहता हो। If no reply or unsatisfactory explanation, hearing officer recommends imprisonment up to 1 year or fine up to 1 lakh or both to authority or board। तो इसमें देखें एक चीज़, हेयरिंग ऑफिसर रिकमेंडेशन दे रहा है, सिर्फ उसके पास ये पावर नहीं है। पावर किसके पास है, अथॉरिटी के पास या बोर्ड के पास। लेकिन रिकमेंडेशन जो है वो हेयरिंग ऑफिसर देगा, क्योंकि उसने ही सारा कुछ देखा हुआ है, उसने जो है वो उसको सुना भी हुआ है। तो उसको सेवेरिटी का पता होगा कि ये केस कितना सवियर है, जो उसने डिस्क्लोज़ किया आइडेंटिटी को। मतलब हो सकता है कि वो कोई गैंग हो, कितना मतलब सवियर केस है, तो उसको उसकी लाइफ़ को कितना एंडेंजर हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें फिर उस हिसाब से वो तय करेगा कि इसको कितनी सज़ा होनी चाहिए, कितना जुर्माना होना चाहिए। लेकिन कन्फर्म कौन करेगा, अथॉरिटी और बोर्ड। If the accused proves that he did not disclose the identity neither directly nor indirectly, or that the disclosure was officially authorized, then no action shall be taken against him। तो अगर वो प्रूफ कर देता है कि मैंने कोई जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की, या वो ये कह देता कि इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो तो ऑथोराइज थी, वो उस पर्सन ने खुद कहा हुआ था कि मेरी आइडेंटिटी जो है आप लीक कर सकते हैं, मतलब किसी अखबार में दे सकते हैं। जो होता है ना, कुछ लोग जो हैं वो हीरोइज़्म का काम करना चाहते हैं, वो हीरो बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ठीक है मेरी आइडेंटिटी जो है वो आप एक्सपोज़ कर दें, मेरा नाम अखबार वगैरह में दे दें। तो अगर वो उस पर्सन ने पहले ही ऐसा कहा हुआ है, तो फिर उस शख्स के खिलाफ एक्शन कोई नहीं लिया जाएगा जिसने उसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज़ किया है। रूल 24 पेक्यूनरी लिमिट्स टू इम्पोज़ फाइन। एम्प्लॉइज़ में इम्पोज़ फाइन ओनली विदिन मॉनेटरी लिमिट्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 के अंदर एक पूरा टेबल है, उसके अंदर हम देखेंगे कि किस ऑफिसर के पास जो है जुर्माना लगाने की पावर है। रूल 25 रिक्विजिशन बाय एनफोर्समेंट स्टेशन। रिक्विजिशन मीन के अगर किसी एनफोर्समेंट स्टेशन पे एम्प्लॉयज़ की या ऑफिसर्स की कमी है, तो वहाँ पे भर्तियाँ करनी है, तो वो हमने पढ़ा था जो है किस हवाले से है। ये बेसिकली जो पावर है ना, वो हियरिंग ऑफिसर की होती है। When hearing officer sends requisition under section 20 of the act, the hearing officer must analyze requisition and forward to board within 3 days। तो लेकिन जो डिसीजन लेना होता है वो बोर्ड ने लेना होता है, और हेयरिंग ऑफिसर जो है 3 दिन के अंदर अंदर जो है, जैसे ही एनफोर्समेंट स्टेशन जो है हेयरिंग ऑफिसर को बताएगा कि हमें जो है इतने मुलाजमीन चाहिए, इतने ऑफिसर चाहिए, तो वो उस रेसिपिएंट के 3 दिन के अंदर अंदर बोर्ड को वो जो रिपोर्ट है वो भेज देगा, रिक्विजिशन रिपोर्ट। Rule 26 registration of FIR. If cognizable offence under the Act or schedule laws is reported to
ऑफिसर इंचार्ज ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन। तो ऑफिसर इंचार्ज कौन होता है? एसडी होता है। बाय बोर्ड, हियरिंग ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, डिपार्टमेंट आर सुमोटो। तो फिर एफआईआर जो है वो किस तरह से की जाती है? FIR may be registered as per Section 154 CRPC and Section 49 of the Act। ये आपने याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन के FIR किन के अंदर की जाती है? सेक्शन 154 CRPC प्लस सेक्शन 49 ऑफ द एक्ट मीन पीर एक्ट। तो इसमें क्या क्या डिटेल होगी? FIR must include date and time of receiving the information, identity of the informant, complainant or referring department, प्लेस, डेट एंड टाइम ऑफ द अकरेंस, मतलब जो वाक़या कहीं पे अकर हुआ है, कोई एंक्रोचमेंट है या कोई भी चीज़ है, वो सारी चीज़ें डिटेल मेंशन होंगी उस एफआईआर में। सब्सटेंस मतलब उसका जो मवाद है, जो मैटर है इन्फॉर्मेशन के हवाले से, वो भी। ऑफेंसेस डिस्क्लोज्ड, आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड, मतलब जो मुल्ज़िम है उसकी आइडेंटिटी भी उसके अंदर मौजूद होगी। एनी अदर रेलेवेंट पार्टिकुलर्स। उसके बाद देखें रूल 27, प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट। Any person arrested under this act must be produced before magistrate within 24 hours through prosecutor. Arrested officer must record date, time and facts of arrest। जो भी अरेस्ट के फैक्ट्स हैं, जो डेट एंड टाइम है, वो सारा रिकॉर्ड करेगा। मीन कौन? जो अरेस्ट कर रहा है। इन्फॉर्म बोथ द हियरिंग ऑफिसर एंड मजिस्ट्रेट यूजिंग फॉर्मेट नोटिफाइड बाय द डायरेक्टर जनरल। Arresting officer must prepare and attach arrest memo which is signed by officer, arrested person and one witness. List of seized property and evidences plus copies of available evidences including body camera footage and chain of custody। मीन जब भी किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो ये भी साथ में अटैच किए जाएंगे। Rule 28, General Applicability। Unless these rules specifically provide otherwise, CRPC procedural safeguards apply to arrest, search, seizure, investigation, trial, appeal under this act। ये हमने CRPC के अंदर कवर किया है क्योंकि ये रेलिवेंट था। तो इसमें ये कहा गया है कि CRPC के अंदर इनके रिलेटेड जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। Rule 29, Bail and Bond। Provisions of CRPC relating to bail, personal bond and security apply to arrest under this act। तो इसमें भी जो है जो CRPC के अंदर रूल्स हैं वो इनके ऊपर अप्लाई होंगे। रूल 30, प्रोसिक्यूटर। ये लीगल नॉलेज का एक्सपर्ट होता है। ईच इन्फोर्समेंट स्टेशन शैल हैव अ डेडिकेटेड प्रोसिक्यूटर आइदर रिक्रूटेड अंडर पीरा रेगुलेशंस एंड आर डेप्यूटेड फ्रॉम पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। मीन या तो पीरा जो है खुद प्रोसिक्यूटर को रिक्रूट करेगी या फिर इनको पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है आर्जी तौर पे डिप्यूट किया जाएगा। डिप्यूट कहते हैं कि आर्जी तौर पे किसी को किसी जगह पे तैनात करना। तो मीन ये परमानेंट नहीं होता, इनको आर्जी तौर पे जो है पीरा जो है वो अपॉइंट कर सकती है। सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर डिसाइड विच ऑफेंसेस टू इंक्लूड इन द एफआईआर। तो ये हमने पीरा एक्ट के अंदर भी पढ़ा था कि एसटीओ जो है वो एफआईआर का जो मामला है वो एसटीओ ने हैंडल करना होता है। तो डिसाइड करेगा कि किन ऑफेंसेस को एफआईआर के अंदर जो है वो शामिल किया जा सकता है। चालान, चार्जशीट। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फॉरवर्डेड बाय एसटीओ टू मजिस्ट्रेट थ्रू प्रोसिक्यूटर। यहाँ पे प्रोसिक्यूटर की हमें जो है वो ड्यूटी नजर आई। ट्रायल कंडक्टेड बाय प्रोसिक्यूटर ऑन बिहाफ ऑफ द अथॉरिटी। प्रोसिक्यूटर मस्ट फॉलो गाइडलाइंस फ्रॉम डीजी अथॉरिटी। जो डीजी और डीजी मीन डायरेक्टर जनरल या अथॉरिटी की तरफ से जो गाइडलाइंस बनाई होती हैं, प्रोसिक्यूटर ने उनको फॉलो करना होता है। प्रोसिक्यूटर आल्सो असिस्ट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन obtaining magistrates warrant for entering, searching and sealing private property, building, place। क्योंकि प्रोसिक्यूटर जो है होता है ये लीगल नॉलेज का एक्सपर्ट होता है, तो उसको पता होता है कि किस तरह से वारंट को जो है वो लेना है। तो वो फिर एनफोर्समेंट ऑफिसर की मदद करता है for entering, searching and sealing of any property or building। Rule 31, adherence to buddy system। buddy system होता क्या है? इसको देखते हैं। The buddy system is mandatory in all field operations to ensure safety and accountability of officers। Each officer shall be paired with another officer sergeant as per operational plan। तो ये जो पेयरिंग है ना, बेसिकली इसको ही buddy system कहा जाता है। Provide mutual support during enforcement, monitor compliance with operational protocol including body camera use, report breaches misconduct to SDO।
तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि ये पेयरिंग क्यों की जाती है। एक तो ये है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग एनफोर्समेंट। दूसरा ये है कि ये एक दूसरे के कंप्लायंस मतलब उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। उनमें से कोई एक जो है लेट्स सपोज एनफोर्समेंट कर रहा है, दूसरा जो है उसको देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है। तीसरा ये है कि अगर उनमें से कोई एक ब्रीच करता है या मिसकंडक्ट करता है तो फिर दूसरा जो है वो एसडीओ को आके जो है रिपोर्ट कर सकता है, बता सकता है कि साथ वाले पर्सन ने जो है ना मतलब जो मेंबर है उसने इस तरह से मिसकंडक्ट किया। रूल 32 यूज़ ऑफ बॉडी कैमरास। द डायरेक्टर जनरल मे इशू इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू यूज़ बॉडी कैमरास अदर गैजेट्स डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड लॉजिस्टिक्स। तो इनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन बताएगा, मतलब कौन तैयार करेगा, वो डायरेक्टर जनरल करेगा। ये पावर जो है ना ये आपने देख लेनी, ये पूछी जा सकती है। रूल 33 स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन डिजिटल रिकॉर्ड्स। All digital records must be preserved in secure digital monitoring system as per DG's instruction। इसके लिए भी जो इंस्ट्रक्शन है वो डीजी ही जारी करेगा। तो इनको जो है बेसिकली जो है वो सिक्योर रखा जाएगा, जितनी भी रिकॉर्डिंग है, जो एविडेंसेस है। डिजिटल रिकॉर्ड मस्ट बी टैग्ड विद मेटा डाटा। टैग्ड मीन उसको लिंक किया जाएगा, इंक्लूडिंग डेट, टाइम, लोकेशन, ऑफिसर डिटेल्स। उसके बाद देखें रूल 34 ट्रेनिंग। The DG may arrange training, DG mean Director General, for staff on body system, body camera operations, handling and preserving digital evidences। तो इन तमाम की ट्रेनिंग जो है वो जितने भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होंगे, जो मतलब इन्फोर्समेंट स्क्वाड होता है, उनको ही ट्रेनिंग करेगा। रूल 35 लोकल हेडमैन एंड चौकीदार। फॉर इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी एक्शंस द लोकल हेडमैन एंड चौकीदार शैल प्रोवाइड logistical support, service notice, serve notices, report violation to the nearest enforcement station as early as possible। इनकी ये ड्यूटीज़ हैं। रूल 38 रिपोर्टिंग एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर एनी irregularities breaches in procedure immediately reported to the authority via DG। तो मीन किसी प्रोसीजर के अंदर अगर कोई ब्रीच है, कोई इरेगुलरिटी होती है, तो वो डीजी के थ्रू जो है अथॉरिटी को रिपोर्ट की जाएगी। कौन करेगा? वो कोई भी कर सकता है। मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट मस्ट बी सेंट बाय एसडीओ टू अथॉरिटी एंड बोर्ड। तो ये जो मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट है ये एसडीओ सेंड करेगा, यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है। उसके बाद देखें रूल 37 इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन। डीजी में enter MOUs with the government department and autonomous bodies with authorities approval to achieve purposes of this act। तो हमने शुरू में देखा था पीरा एक्ट के अंदर के जो अथॉरिटी है, मतलब जो बोर्ड सॉरी अथॉरिटी जो है वो किसी के साथ भी एमओयू साइन कर सकती है, लेकिन कौन सा पर्सन है जो अथॉरिटी की तरफ से ये काम करेगा? वो है डायरेक्टर जनरल। वो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑटोनोमस बॉडी के साथ जो है वो साइन कर सकता है एमओयू वगैरह, लेकिन ये अथॉरिटी जो है अप्रूवल देगी टू अचीव पर्पजेज ऑफ द एक्ट। लास्ट रूल 38 फॉर्म्स। ऑल प्रोसीडिंग्स एक्शंस अंडर दीज रूल्स शैल फॉलो फॉर्म्स इन द शेड्यूल 2। तो इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म्स हैं, ये हमने कोई भी नहीं करना क्योंकि ये एमसीक्यूज में आने वाले नहीं हैं, बेसिक फॉर्म्स हैं। उसके बाद देखें शेड्यूल 1। तो यहाँ से एमसीक्यूज बन सकते हैं। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि किस ऑफिसर की जो है वो फाइन इम्पोज करने की कितनी पावर है। तो यहाँ पे देखें रेलिवेंट सेक्शन ऑफ पीरा एक्ट 2024। यहाँ पे पहला यहाँ पे जो दिया गया है वो है सेक्शन 44। इसमें ऑफेंस कौन सा था वो आप जाके देख भी सकते हैं, रेलिवेंट जो सेक्शन है। इसमें ऑफेंस है ऑफेंस कमिटेड बाय एनी प्राइवेट पर्सन। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास 4 अथॉरिटीज़ हैं, मतलब ऑफिसर्स हैं, जो कि इस हवाले से फ़ाइन इम्पोज कर सकती हैं। एक है बोर्ड। बोर्ड कितना फ़ाइन इम्पोज कर सकता है? किसके लिए? ऑफेंस कमिटेड बाय एनी प्राइवेट पर्सन, वो 3 लाख का कर सकता है। हियरिंग ऑफिसर 2 लाख का, एसडीओ 1 लाख का, जबकि ईओ 50,000 का। बड़ा आसान है, सिर्फ इसमें ये है कि आपको थोड़ा सा क्राइम करना पड़ेगा, इसमें कंसेप्ट है कोई नहीं। उसके बाद देखें सेक्शन 45। जो इसको ऑफेंस जो मतलब 45 के हवाले से ऑफेंस है वो है ऑफेंस बाय कंपनीज। तो इसमें देखें किसके पास कितनी पावर है, कितना मतलब जो है वो फाइन इम्पोज कर सकता है। इसको नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें बोर्ड जो है वो 3 लाख का, यहाँ पे भी 3 लाख था। यहाँ पे देखें हियरिंग ऑफिसर 2 लाख का, यहाँ पे भी हियरिंग ऑफिसर 2 लाख। एसडीओ 1 लाख, यहाँ पे भी एसडीओ 1 लाख है, लेकिन यहाँ पे ईओ की पावर नहीं है।
तो ये दो तो होगा सेम, आप आसानी से तैयार कर सकते हैं कि दोनों की मतलब सिमिलर सी ही मतलब पेनल्टीज़ हैं। उसके बाद देखिए सेक्शन 47 जो कि मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय एम्प्लॉय डील करता है। इसमें बोर्ड जो है वो 1 लाख का जुर्माना कर सकता है, हियरिंग ऑफिसर 75,000 का, एसडीओ 50,000 का। सेक्शन 59 फॉल्स, फ्रिवोलस एंड विक्सेशियस व्हिसल ब्लोइंग, मतलब एक व्हिसल ब्लोअर को जो सज़ा दी यानी उस हवाले से। बोर्ड जो है वो 1 लाख का जुर्माना कर सकता है, हियरिंग ऑफिसर 75,000 का, एसडीओ 50,000 का। ये दोनों सिमिलर हैं और 2 ऊपर वाले सिमिलर थे, तो ये आसान है, आपको सिर्फ 2 करने पड़ेंगे, बाकी आप दोनों को जो है सिमिलर करके याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये जो हैं रूल्स ख़त्म हो गए हैं। सॉरी, एक एंड पे भी है, मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे देखें। ये है 60। तो इसमें अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर आइडेंटिटी ऑफ व्हिसल ब्लोअर, तो इसमें जो है मतलब जो उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है उसमें देखें बोर्ड 1 लाख का, हियरिंग ऑफिसर 75,000 का, एसडीओ जो है 50,000 का जो है वो कर सकता है। तो ऑलमोस्ट इसी के बराबर है ना। हाँ, तो लास्ट वाले जो हैं बेसिकली 3 जो हैं वो बराबर हैं और जो 2 वाले हैं ऊपर वो बराबर हैं। तो आप आसानी से इनको तैयार कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।